जय हिंद एवरीवन। क्लास 10 टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड पेपर और इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। वो तो पहले भी आते थे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपके मन में थोड़ा बहुत डर तो बना ही दिया जाता है कि यार केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, इस तरह से इसका अप्रोच करना चाहिए, इतने सवाल प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर केस बेस्ड के क्वेश्चन लगा पाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चन का मैं एक आपको तरीका बताता हूं कि कितने आसानी से आप बिना टेंशन लिए मिनटों में कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। इस बार टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है। आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। 40-40 नंबर का पेपर होने वाला है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। मैथ, साइंस, सोशल साइंस में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं और कुछ एसिरेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, एसिरेशन एंड रीजन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो केस बेस्ड को लेकर बच्चों के मन में यह डर बैठा दिया गया है कि केस बेस्ड के क्वेश्चन को आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन लेकर आओ, वहां से क्वेश्चन लेकर आओ, उस किताब से प्रैक्टिस करो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप बिना केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए भी अपने एग्जाम में बिल्कुल सही सही क्वेश्चन करके आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ये आपके एक लॉजिकल थिंकिंग को चेक करता है कि कितना आप सोच पाते हो। कोई सामान आपको दे दिया जाए डिसअरेंज्ड फॉर्म में, मतलब एकदम बिखरा हुआ, तो आप उसको अरेंज करने में आप अपना दिमाग कैसे यूज कर पाते हो, बस इतना आपको आना चाहिए। और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप जीवन में कभी रीजनिंग पढ़े होगे, रीजनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उनकी बात कर रहा हूं, जहां पर रीजनिंग पढ़ाई जाती है, वहां पे बच्चों को सोचना सिखाया जाता है। उन बच्चों को कभी डर नहीं लगता होगा। कमेंट करेंगे वो बच्चे जो मैथ पढ़ते हैं, वो बच्चे बताएंगे क्या उन्हें कभी केस बेस्ड क्वेश्चन से डर लगता है। कहेंगे भैया ऐसे तो सवाल हम लोगों ने पता नहीं कितने किए हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है कि यार ये कंडीशन कौन सी है। तो इट मीन्स अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तब भी कर पाओगे, टेंशन मत लो। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्लास 10th टर्म फर्स्ट के लिए सफलता बैच आ रहा है आपका इसी चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। बहुत बढ़िया तरीके से हम पूरी आपकी तैयारी कराने वाले हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से, जिसमें हम आपका मैथ, साइंस और एसएसटी पढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से पूरी तैयारी कराएंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चाहे वो आपका एमसीक्यू हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे एसिरेशन रीजन हो, चाहे आपको डीपीपी प्रोवाइड करनी हो, चाहे आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाना हो, ये टेस्ट सीरीज भी आएगा, लेकिन उसके बारे में आपको चीजें बहुत बढ़िया से बताई जाएंगी। तब तक आप हमारा रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, आपको नॉलेज होना चाहिए केस बेस्ड क्वेश्चन को लगाने के लिए सवाल कैसे लगाया जाता है। पॉलिनॉमियल का एक मैंने एग्जांपल ले रखा है आपके सामने। यहां पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको जैसे ही आपने फिगर देखा, पहला काम आप क्या करेंगे, फिगर ध्यान से देखेंगे। फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये किस चैप्टर की बात हो रही है, पॉलिनॉमियल। अब ये पॉलिनॉमियल से है, तो इतना याद रखिएगा, अगर पॉलिनॉमियल से तो रूट्स वगैरह की ही बात होगी और कुछ यहाँ पे आने वाला नहीं है। आपको अभी मैं 4-5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड दिखाऊंगा, बिल्कुल वही बात होगी। तो अब सवाल पढ़ते हैं। पी एक्स ax square plus bx plus c where a, b, c are real number, a is not equal to 0. By analyzing the given figure, we can see that a quadratic polynomial is able to describe the shape of banana quite accurately. मतलब कह रहा है कि ये जो बनाना का फिगर है, आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर रख दें, कार्टेशियन प्लेन पर रख दें, तो आपको ये जो ऊपर का पोर्शन दिखेगा ना, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिखेगा। बस उसके बाद कह रहा है विथ a इक्वल टू 0.1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज px 0.1x स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे दी गई है आपको, क्या, 0.1x स्क्वायर। अब बताइए, ये आपके पॉलिनोमियल का साधारण सा क्वेश्चन है। क्या इसके लिए कोई केस बेस्ड में कुछ आपको अलग से दिमाग लगाना है? बिल्कुल नहीं। आपको बस सवाल पढ़ना है, सोचना है कि ये फिगर, ये क्वेश्चन कहां से उठकर आया है। इतना सोच लिए आपका काम हो गया। भैया फिगर देखते हमें रियलाइज हो गया पॉलिनोमियल है। चलो, क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ जीरोज इन द पॉलिनोमियल फॉर द शेप ऑफ द बनाना इज। अब यार ये बताओ, जितने जगह पर ये x को काटता है या टच करता है, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोज। तो एक पॉइंट पे कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? कहोगे भैया एक होगा। क्लियर है?
लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि ये नंबर ऑफ जीरोज पूछा हुआ है। थोड़ी सी गलती हम लोगों ने क्या की कि ये फिगर तो हमने देख लिया ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सेम नंबर पे दो जीरो जाते हैं। सॉल्यूशन की बात करता नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जीरो होता मतलब जीरो ही आता तो एक की बात करते, लेकिन ये नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा है तो दो इक्वल जीरोज आएंगे आपके, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। ये छोटी सी गलती मत करिएगा, नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछा गया है। मैंने एक बार को सोचा कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है तो जीरो इसका सॉल्यूशन आता है, क्योंकि यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट जीरो प्लस माइनस आती। देखो 2 इक्वल रूट आता है इस कंडीशन में, आपको पता ही है जब d की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, तो d की वैल्यू जीरो, तो 2 इक्वल रूट्स आते हैं, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द कर्व ऑफ द बनाना इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द जीरोज आर, तो आपको इसका क्या करना है, इसका जीरोज निकालना है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व ऑफ बनाना हु जीरोज 1 इज 4, अल्फा की वैल्यू 4 दे दिया गया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दिया गया, जीरो दे दिया गया। अब इस कंडीशन में आपको पॉलिनोमियल बनाना है, ये भी आप आराम से कर लेंगे। ईच ऑफ द जीरोज इज डिक्रीज्ड बाय 2, द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज इतना, तो आपको क्या करना है, इसका जीरोज निकालकर इनमें इंक्रीज कर देना है 2 को, और इसके बाद इसका जीरोज निकाल देना है। तो आप क्या करिएगा, इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा यार 5 के 5 क्वेश्चन का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कर्व रिप्रेजेंटिंग द पॉलिनोमियल दिस नंबर ऑफ, तो हैज इक्वल जीरोज, मतलब क्या कह रहा है कि d इक्वल टू जीरो की वैल्यू दे दिया है, तो इस कंडीशन में आप बताइए कि कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि भैया केस बेस्ड क्वेश्चन को आपको लेकर डरना नहीं है, आप जिस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, उसको जाकर एग्जाम में इंप्लीमेंट कर देना। सवाल आपके चैप्टर से आएंगे, सवाल आपने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट वहीं से आएंगे, किसी भी प्रकार से कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं कुछ और एक आध एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, कोई और क्वेश्चन कोई और चैप्टर का दिखा देता हूँ जो इस साल आपसे पूछा जाने वाला है। तो हालांकि मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में, और सफलता बैच में सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एक आप कोई इजी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये मान लीजिए केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है आपको स्टैंडर्ड मैथ्स का, जो कि इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके यहाँ पूछा जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या करना है। अब आपको फिगर देखना है, फिगर देखते ही आपको पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये ऊपर वाला केस पढ़ लेना है एक बार, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अपना तरीका ही काम देगा जो आपने पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो किसी भी प्रकार से कुछ अलग नहीं होने वाला है। केस बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लोगे, और मैं पक्का जानता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आप तैयार होंगे सफलता बैच के लिए। तो जो भी बच्चे नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि टर्म फर्स्ट की तैयारी बेहतर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, और आपको पीडीएफ फॉर्म में नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जो भी बुक्स आपको इंपॉर्टेंट है वहां से चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो शायद इससे ज़्यादा जो भी आपकी जरूरत होगी उनको भी मैं फुलफिल करूंगा और हमारी टीम करेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।